हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस के करंट अफेयर्स जो कि जून मंथ की है। तो न्यू मंथ की हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर न्यू टॉपिक जो कि है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यहाँ पे 3 टॉपिक है जो कि न्यूज़ में थी। ऑनलाइन यहाँ पे कस्टोडियल वायलेंस के बारे में देखेंगे और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस देखेंगे। 5th एनिवर्सरी हुई है अर्बन मिशन की, तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे। जब भी कोई भी मिशन, कोई भी स्कीम जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और उसका एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो कितना साल ही क्यों ना आपका कंप्लीट हो जाए, मोर देन 5 ईयर्स, तो उसके बारे में आपका जो है ना क्वेश्चंस बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो टॉपिक बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। तो मेक श्योर कि यहाँ पे अर्बन मिशन के बारे में हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं और आप लोग को भी इसमें बहुत ज़्यादा अटेंटिव की ज़रूरत है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट मंथ की जितनी भी वीडियोज़ आप लोग को देखनी है, आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा। कुछ कुछ टॉपिक बची हुई है वो आप लोग की कंप्लीट होते रहेगी, बट जो मेन टॉपिक है वो आपकी हर एक जो भी मैगजीन में है उसमें मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बात करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस में फर्स्ट आर्टिकल जो कि है कस्टोडियल वायलेंस की। कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल वायलेंस, ये आप लोग हमेशा इधर सुन रहे हो। जब से हैदराबाद में जो रेप केस हुआ था उसके बाद जितने भी 4 कल्प्रिट जो पकड़ाए थे, एक्यूज्ड पर्सन थे, उनको जो है हैदराबाद पुलिस के द्वारा जो है एक आप लोग देखोगे कि इनकाउंटर कर दिया गया था। ओके, तो इसको कहते हैं इनकाउंटर। ये इनकाउंटर हो जाता है। लेकिन कस्टोडियल वायलेंस, कस्टोडियल डेथ क्या होता है? क्योंकि काफ़ी बच्चों में ये आपका जो है कन्फ्यूज़न होता है कि व्हाट इज़ इनकाउंटर एंड व्हाट इज़ कस्टोडियल डेथ। सो ये दोनों दो चीज़ें हैं। इनकाउंटर कहने का मतलब है कि आप जो है ना बिना किसी परमिशन के, पुलिस क्या करते हैं कि बिना किसी परमिशंस के जो है जितने भी यहाँ पे कल्प्रिट होते हैं, चाहे वो भाग रहे हो, उसको भागते हुए पीछे से गोली मार दे, सो उसको कहते हैं कि वो आपका इनकाउंटर हो गया। बट कस्टोडियल डेथ कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे कल्प्रिट, जो भी यहाँ पे आपके जो एक्यूज पर्सन है, वो जब जेल पहुँचते हैं वहाँ पे उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है बुरा हरकत किया जाता है। हालांकि उनके राइट को भी वहाँ पे जो है आपका इंक्रोच किया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। पुलिस वाले जो है समटाइम्स आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा इंक्रोच करते हैं, बहुत ज़्यादा मारते पीटते, गलत तरीके से जो है ना सच को झूठ और झूठ को सच कहलाना चाहते हैं, तो बहुत सारा प्रेशर्स डालते हैं पुलिस के द्वारा। तो समटाइम्स ये देखने को मिलता है कि जेल में जो है ना जितने भी लोग होते हैं, प्रिजनर होते हैं, उनको सज़ा कौन देगा? जुडिशरी हमारी सज़ा देगी। लेकिन पुलिस ही उसको जो है ना अपने हिसाब से इतना मारते पीटते हैं कि उनका उसी इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में ही उनका जान चला जाता है, जो विक्टिम्स जो सॉरी कल्प्रिट होते हैं। तो इसी को यहाँ पे कस्टोडियल वायलेंस कहते हैं। और अगर वायलेंस कहते हैं जब उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है, उनको मारा जाता है गलत तरीके से, उनको सच को झूठ, झूठ को सच कहने के लिए जो प्रेशराइज किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो ये एक तरीके का वायलेंस है। और इसी में ऐसे करते करते एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है डेथ हो जाता है। तो ये भी एक आपका जो है ना इसको कहते हैं कस्टोडियल डेथ। तो अभी देखने को क्या मिला? रिसेंट डेथ देखने को मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बर्निंग टॉपिक है। फादर और सन का तमिलनाडु से, और उनके ऊपर क्या ये आपका आरोप था कि वो लॉकडाउन के दौरान में दुकान खोल के बैठ गए थे। बस सोच सकते हैं आप कि पुलिस के द्वारा ये तो कहा जा सकता था ना कि आप लोग दुकान बंद कर लीजिए, कोई एक सही मेजर्स ले सकते थे। वो बहुत बड़ा क्रिमिनल तो नहीं किए थे, क्राइम तो नहीं किए थे, वो क्रिमिनल तो थे नहीं, जो बाप बेटे थे। लेकिन उनको क्या किया गया? उनको जेल ले जाया गया और उनको इतना मारा पीटा गया कि उन दोनों की डेथ हो गई वहीं पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पुलिस ऑफिसर के ऊपर इस तरीके की क्वेश्चन मार्क निकल कर आती है। जो काम जुडिशरी का करना है वो पुलिस कैसे कर सकती है कि नहीं? तो इस मुद्दा के ऊपर जो है आपका एक बड़ा बात निकल कर आया है कि आपको पता होना चाहिए कि कस्टोडियल वायलेंस होता क्या है। एक तरीके का वायलेंस है जो कि जुडिशियल और पुलिस कस्टडी में होता है, जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जो कि किसी भी तरीके का क्राइम करते हैं तो उनको टॉर्चर किया जाता है, और टॉर्चर भी मेंटली साथ ही साथ फिजिकली भी किया जाता है। और इसमें आपका टॉर्चर भी है, रेप भी है और डेथ भी है। तो इस तरीके का काम किया जाता है जो कि क्राइम करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इतनी सिंपल सी बात कि लॉकडाउन में अगर दुकान खोल लिया गया तो इट्स नॉट अ क्राइम। आप उसको डरा धमका के या फिर आप लोग सिंपली बंद कराने बोलोगे तो दुकान वाले अपने ही शटर डाउन करके भाग जाते हैं। तो उसको पकड़ के जेल ले जाना, उसके साथ ऐसा, उनके साथ ऐसा करना, कोई अकेला नहीं था, बाप बेटा दोनों था। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि जिसके थ्रू पूरी फैमिली चलती है उनको ही ख़त्म कर दिया गया, अब उनकी फैमिली का क्या? तो ये एक ऐसा पुलिस के द्वारा जो बिहेव किया जाता है उसी के कारण इस तरीके की प्रॉब्लम निकल कर आती है। अगर नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर के थ्रू देखें तो एक जॉइंट इनिशिएटिव है जो कि मल्टीपल एनजीओज़ के द्वारा लिया जाता है। और 3/4 जो डेथ है पुलिस कस्टडी में वो आपको हमेशा देखने को मिलेगा, और ये टॉर्चर के ही कारण हुआ है 2019 में। तो 3/4 डेथ देखने को मिलता है, यानी कि टोटल जितने भी एक्यूज्ड पर्सन आते हैं जेल में उसमें से 3/4 जो डेथ होता है वो यहाँ पे टॉर्चर के कारण हो जाता है, वो भी पुलिस कस्टडी में। तो इसको कहते हैं आपका यहाँ पे
डेथ है ये, लेकिन ये जो आपका डेटा निकल कर आया है ये नेशनल कंपेन अगेंस्ट टॉर्चर की तरफ से निकल कर आया है। लीगल कंसर्न क्या है जो कि रेस्ट हुआ है इस तरीके के इंसिडेंट से? तो लीगल कंसर्न यही है कि पुअर रिगार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि एक रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है कॉमन कॉजेज एंड CSTS लोक नीति, जो कि यहाँ पे इनके द्वारा ये दिखाया जाता है कि 12% जो पुलिस पर्सनल है ना वो कभी भी ह्यूमन राइट ट्रेनिंग को वो रिसीव ही नहीं करते। इट मीन्स कि जब उनको पुलिस का पोस्टिंग दिया जाता है तो उससे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग भी जो दी जाती है ना उसमें उनको ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि जितने भी लोगों को वो पकड़ेंगे तो उनका अपना खुद का अधिकार है, उस अधिकार को जो है ना पुलिस कभी भी इंक्रोच नहीं कर सकती, कभी भी उसको दबा नहीं सकती, वॉलेट नहीं कर सकती। इस चीज़ का जो ट्रेनिंग है वो हमारे यहाँ जो है पुलिस पर्सनल को रिसीव नहीं होता है, और सिर्फ 12% ही ऐसे हैं जो कि इस तरीके का जो है ना आप देखोगे कि वो नेवर रिसीव ह्यूमन राइट ट्रेनिंग। तो ये प्रॉब्लम है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रामामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 1996 की ये बहुत बड़ी केस है जिसमें ये कहा गया था कि जो भी प्रिजनर है जो कि जेलर है उनका जो फंडामेंटल राइट है वो आइडेंटिफाई किया गया कि टॉर्चर और जो इल ट्रीटमेंट होता है प्रिजन में वो एक एरिया है जिसको रिफॉर्म करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जेल में आप देखो जो प्रिजनर होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, तो ये नहीं होना चाहिए और ये आज की डेट में रिफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मेथड होता है ना इन्वेस्टिगेशन करने का, और इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं तो जो प्रिजनर होते हैं उनको टॉर्चर करके किया जाता है। ये सीरियसली हमारे जो संविधान में फंडामेंटल राइट है लाइफ एंड डिग्निटी जो कि आर्टिकल 21 के अंदर हमें जो है पूरी तरीके से गारंटी किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो ये इसका वायलेशन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का जो कस्टोडियल वायलेंस होता है ये हमारे कौन से राइट्स को वायलेट करती है, तो इट इज़ आर्टिकल 21। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम लीगल कंसर्न ये है कि जो पावर है अरेस्ट करने का उसका समटाइम्स मिसयूज़ देखने को मिलता है। नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा अगर इनकी थर्ड रिपोर्ट के द्वारा देखें तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो 60% सारे अरेस्ट होते हैं ना वो अननेसेसरी थे, यानी कि ज़रूरी ही नहीं था लोगों को अरेस्ट करना। अब आप सोच सकते हो कि ये दुकान खोल के जो बाप बेटे बैठे थे उनको अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी? उनको तो बोला भी जा सकते थे कि आप लोग शटर डाउन करो। कुछ तो वो लोग हाथापाई भी पुलिस के साथ नहीं किए थे जो उनको अरेस्ट करके ले मतलब कि वो जेल में ले गए, है कि नहीं? तो ये तो करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वैसे ही बताया जा रहा है कि 60%, इट मीन्स कि मोर देन 50% आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे पुलिस जो अरेस्ट करते हैं वो ज़रूरी नहीं होता। और अननेसेसरी जो एप्लीकेशन है बहुत सारे सेक्शन ऑफ IPS की, जैसे कि IPC की, जैसे आप देखते हो कि सेक्शन 506 है इन ऑर्डर टू गेट नॉन बेलेबल रिमांड फॉर द एक्यूज्ड, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो बहुत सारे ऐसे हैं कि आपका जेल में आप रख दो किसी भी लोगों को, अगर आप जेल में डाल देते हो तो उनके ऊपर कोई ना कोई धारा लग जाता है। ठीक है, IPC की सेक्शन लगती ही है कि वो किस तरीके का क्राइम किए हैं, किस तरीके का आरोप उनके ऊपर लगाना है, तो इस सारी चीज़ें लगती है। और जो कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 में दिया गया है वो उसका वायलेट करता है। थर्ड यहाँ पे कंसर्न है कि एक्स्ट्रा लीगल बिहेवियर है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या है ना कि रूल्स रेगुलेशंस जो हमारे कंट्री में बनाया गया है पुलिस समटाइम्स इसको इग्नोर करती है और एक टॉर्चर को यूज़ किया जाता है पुलिस के द्वारा। और साथ ही साथ वो इस तरीके का जो अरेस्ट करती है उसमें कुछ प्रोसीजर होता है, और जो हमारे CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो है बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है कि जब आप किसी को अरेस्ट करते हो तो उनके ह्यूमन राइट्स को भी वहाँ पे आप कभी भी वॉयलेट नहीं कर सकते। सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है ना आपका जो है अरेस्ट किया जाता है, बट ये सारी चीज़ें हमको नहीं देखने को मिलता है। साथ ही आपको पता है कि विमेन के लिए अरेस्ट करने का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से अलग है। विमेन को कभी भी सनसेट के बाद और बिफोर सनराइज़ कभी भी कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकते। उनको अरेस्ट करने के लिए फीमेल ही कांस्टेबल होनी चाहिए, फीमेल ही एक फ़ीमेल को अरेस्ट करके ले जा सकती है। तो इस तरीके का भी प्रावधान हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है, बट ये हर जगह लागू नहीं होता, बहुत कम जगह पे आपको लागू होते हुए दिखेगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के भी जो बिहेवियर है ना वो यहाँ पे आपको अगेंस्ट देखने को मिलता है। साथ ही चैलेंजेस है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स को कैसे कर्व किया जाए, यानी कि आप लोग देख सकते हो कि मामूली सी चीज़ है, यानी कि हम लोग आप सोच सकते हो कि एकदम से इतनी कॉमन ये चीज़ है ना कि जिसको आप लोग बातों में भी सलटा सकते हो, लेकिन आपने क्या किया कि आप उसको पुलिस कस्टडी लिया है, उनको ऐसा टॉर्चर किया गया कि उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। तो कितनी बड़ी बात ये निकल कर आती है, एक क्वेश्चन मार्क निकल कर आता है हमारे सिस्टम में, हमारे पुलिस ऑफिसर्स पे। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग इन सारे इंसिडेंट्स को जो है ना कम कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हमारे यहाँ जो स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन, ये जो टॉर्चर किया जाता है जितने लोगों के साथ, तो उसको कम करने के लिए, उसको बंद करने के लिए हमारे यहाँ जो स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन की जो कमी है देखने को मिलती है उसके कारण होता है। इंडिया में एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन है ही नहीं, ऐसा कानून ही नहीं है जो एंटी टॉर्चर के लिए हो। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि अभी तक कस्टोडियल वायलेंस को क्रिमिनलाइज भी नहीं किया गया। यू माइट बी
आप जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉक्ड भी हो सकते हो कि आप लोग समझ सकते हो कि हमारे यहाँ कस्टोडियल वायलेंस, तब कि हम लोग आज से ये नहीं सुनते आ रहे हैं। मुझे लगता है जब से आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जब से आप अटेंटिव हो, तब से आप ये सारी हरकतें सुन रहे हो। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग कस्टोडियल वायलेंस एंड कस्टोडियल डेथ, बट अब तक हमारे यहाँ इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इंडिया के द्वारा यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्वेंशन है अगेंस्ट टॉर्चर 1997 में, वो साइन तो कर लिया गया है, बट हमारे यहाँ रेटिफाई नहीं किया गया है। तो रेटिफाई करने का क्या मतलब होता है? देखिए, यूनाइटेड नेशन की तरफ से अपना एक रूल्स रेगुलेशन निकाला जाता है। साइन करने का मतलब है कि हाँ, हम लोग अग्री है, यानी कि इंडिया अग्री है इस तरीके के यूनाइटेड नेशन के टॉर्चर के अगेंस्ट जो यहाँ पे कानून निकाला गया है। रेटिफाई करने का मतलब है कि उस चीज़ों को, उस कानून को हम लोग अपने कंट्री में भी इम्प्लीमेंट करें, वैसे ही सिमिलर कानून हम लोग अपने कंट्री में भी लेकर आए और उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अब तक हम लोग रेटिफाई नहीं किए हैं। और साथ ही साथ क्या आपको देखने को मिलेगा कि इससे इंडिया जो है ना, वन ऑफ द 9 कंट्रीज़ में यहाँ पे काउंट होते हैं जिन्होंने अभी तक ऐसा किया है, ठीक है, रेटिफाई नहीं किया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सेकंड है कि मॉडर्नाइजेशन की हमारे यहाँ कमी है, फंड का जो है मिसयूज़ होता है, अनयूज्ड होता है। अनयूज़ तो होता ही नहीं, ऐसा नहीं कि यूज़ ही नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मिसयूज़ होता है, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट की तरफ से देखें, इनकी डेटा और कैग की तरफ से देखें तो ये हाईलाइट किया गया है कि यहाँ पे जो फंड एलोकेट होता है पुलिस रिफॉर्म को, पुलिस फोर्स को यहाँ पे मॉडर्नाइज करने के लिए, तो वो समटाइम्स देखने को मिलता है कि ये अंडर यूटिलाइज है, यानी कि सही से यूटिलाइज ही नहीं किया जा रहा है। साथ ही इंडिपेंडेंट जो फंक्शनिंग होनी चाहिए उसकी भी कमी है। पुलिस एक्ट 1816 के द्वारा ये कहा गया है कि ये साइलेंट है सुपरिटेंडेंस के ऊपर, साथ ही साथ जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन के ऊपर। इससे क्या है ना कि एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे अनेबल किया जाता है कि आप जो है पुलिस को यहाँ पे रिड्यूस करें, यानी कि जो आपका पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर जो पुलिस का जो हाथ होता है, या फिर पुलिस का आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल लीडर्स का, तो ये सारी चीज़ों को कम करना है। और क्या करना है कि इंडिपेंडेंट पुलिस होना चाहिए जिसके थ्रू वो लोग अपने तरीके से काम कर सके। लैक ऑफ अकाउंट, साथ ही साथ यहाँ पे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड इम्प्यूनिटी है जो कि पुलिस फोर्स के द्वारा इंजॉय किया जाता है। यानी कि आप लोग ये देख सकते हो कि अभी तक ऐसा कानून नहीं है ना जो कॉमन सिटीजन्स को ये परमिट करे कि हम लोग सू कर सके पुलिस ऑफिसर को। सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट ही कर सकते हैं। इट मीन्स कि जब हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर गलत कर रहे हैं, तो कोई भी कॉमन सिटीजन्स कभी भी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट पे जो है ना एक आप लोग कह सकते हो कि उसको लिटिगेशन नहीं फाइल कर सकते, या फिर आप लोग FIR नहीं लॉन्च करा सकते हो। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। रिकमेंडेशन जो सेकंड ARC का दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रकाश सिंह केस 2006 में दिया गया था, ये बताया गया था कि इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी बनाना है जो कि इस केसेस को, यानी कि पुलिस की जो मिसकंडक्ट है, पुलिस जो इस तरीके का बिहेव करते हैं, उनको यहाँ पे इंक्वायरी करना है। अभी तक बहुत सारे स्टेट में जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सेकंड है कि आप लोग देखोगे कि इंडिया जो है ना यहाँ पे कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को जो है फॉलो नहीं करती है, और साथ ही साथ इंटरनल जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ है उनको यहाँ पे जो एग्जामिन करना चाहिए वो गलत तरीके से एग्जामिन करते हैं। और यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कहने का मतलब है कि जैसे अभी ये फादर और सन की जो डेथ हुई है, तो इसके पीछे कौन कौन पुलिस थे, तो हर एक पुलिस को जो है ना यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, फिर उनके ऊपर जो है इस तरीके का मुकदमा चलना चाहिए, उनको यहाँ पे एक कहते हैं ना कि उनको यहाँ पे जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो इस तरीके का काम नहीं होता। साथ ही पुअर कन्विक्शन रेट भी है। आप लोग अगर देखोगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये डेटा हाईलाइट किया जाता है कि 2001 से 2018 के बीच में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 26 पुलिस मैन है जो कि अब तक ये कॉन्विक्ट किए गए हैं ये कस्टोडियल वायलेंस के लिए, डिस्पाइट 1727 इस तरीके का डेथ हो चुका है। मतलब आप सोच सकते हो कि कहाँ ये आंकड़ा है, मीन्स कहाँ ये आप डेटा देख सकते हो कि कितना ह्यूज डिफरेंस है कि 1727 इस तरीके की डेथ हो चुकी है कस्टोडियल डेथ, लेकिन अब तक कितने पुलिस को यहाँ पे कॉन्विक्टेड यहाँ पे आपका करार किया गया, यानी कि ऐसा बताया गया है कि यही पुलिस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, तो मात्र 27। तो ये भी आप लोग देख सकते हो। साथ ही कुछ यहाँ पे स्टेट है जैसे तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, जिनके द्वारा ये रिकॉर्ड किया गया है कि 0 कॉन्विक्शन है। यानी कि वो लोग इतना काम करते हैं, इतना ज़्यादा कस्टोडियल डेथ होता है, 100 से भी ज़्यादा कस्टोडियल डेथ आपको ये सारे स्टेट में देखने को मिलेगा, बट अभी तक जो है उनके यहाँ 0 कॉन्विक्शन है, यानी कि अभी तक पुलिस में कोई भी चार्जेस नहीं लगी है। साथ ही साथ वीक फंक्शनिंग है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं, क्योंकि इनको एम्पावर किया गया है कि वो विटनेस को समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, कोई भी एविडेंस के लिए वो जो है यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना वो यहाँ पे किसी भी ऑफिशियल को जो है प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। बट जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे आप देखोगे कि ये रिकमेंडेशन है कि इसको लिमिटेड करना है, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट ही कॉल कर सकते हैं, गवर्नमेंट ही बुला सकते हैं, और यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई इमीडिएट इंटरिम रिलीफ भी दे सकते हैं। लैक ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन है। जो विटनेस होते हैं, जो गवाह देते हैं, उनके अगेंस्ट में भी आप देखते हो कि बहुत सारा जो है आपका चलते जाता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि मान लीजिए कि मैंने देखा कि कोई पुलिस ऑफिसर है जो कि इस तरीके का गलत बिहेव करे, मुझे पता है कि वो जितने भी विक्टिम्स हैं
जितने भी यहाँ पे कल्प्रिट है, जो कि एक्यूज्ड पर्सन है, अगर उनको वो इस तरीके से प्रिजनर है, अगर वो उनको इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मैं अगर गवाह देने जाऊँ कोर्ट में तो मुझे मार दिया जाएगा, मेरे साथ कुछ और कर दिया जाएगा, मुझे जला दिया जाएगा, इस तरीके की चीज़ें होती है। मीन्स मुझे भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए अगर मैं गवाह हूँ। तो इस तरीके का चीज़ नहीं है, हमारे कंट्री में ऐसा कानून भी नहीं है। पॉपुलर सपोर्ट इनकरेजेस सच एक्शन, यानी कि आप जानते हो कि पब्लिक की ज़रूरत है, हम जैसे जनता जब तक बैठे रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, हमें आवाज़ उठानी है, हमें इस तरीके का कहना होगा कि पुलिस के पास लिमिटेड पावर है कानून के अंदर, लेकिन पुलिस जो है ना इस तरीके से कानून को अपहोल्ड नहीं कर सकते और ना ही जो है वो अपने हाथ में ऐसे ले सकते हैं। तो जुडिशरी का काम जुडिशरी ही करेगी तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि लीगल रेमेडीज़ लाने की ज़रूरत है, यानी कि जो हमारे यहाँ जो कानून में बुराई है उसको हम लोग को दूर करना है। रेटिफाई करने की ज़रूरत है यूनाइटेड कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिया को रेटिफाई करना चाहिए। सिमिलर लॉज हमारे यहाँ भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बट ओनली अभी तक साइन किया गया है। रिफॉर्म की ज़रूरत है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जो कि सेक्शन 197 का है, जिससे कि ये क्लियर हो पाएगा कि जो प्रोसिक्यूटर है ना उनको ये ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट की अप्रूवल ले, जब उनको मतलब कि जब वो चार्जेस परस्यू करेंगे पुलिस के अगेंस्ट में, यानी कि कोई भी पुलिस अगर यहाँ पे किसी भी प्रोसिक्यूटर को अगर कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम करे तो प्रोसिक्यूटर को यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड कि एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़ और इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, यानी कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। जो DK बासु जजमेंट है 1997 के, इस केस में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 डायरेक्शन यहाँ पे इशू किया गया था, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाए। लेकिन जब यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है तब, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो मेडिकल एग्जामिनेशन जो एक्यूज का हुआ था वो मैंडेटरी किया गया था कि मेडिकल एग्जामिनेशन तो होना ही है जो भी यहाँ पे आरोपी है। और साथ ही यहाँ पे जो है नोटिफाइंग करना है कि नियरेस्ट किन ऑफ अरेस्टेड पीपल, यानी कि जो भी यहाँ पे आपके अरेस्टेड पीपल के जो नियरेस्ट किन है उनको भी यहाँ पे नोटिफाई करना है। लेकिन कुछ जो ये रिकमेंडेशन है ना ये आपका इंक्लूड किया गया था CRPC में, वो भी सक्सेसिव अमेंडमेंट, यानी कि आगे अमेंड करके ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, बट अभी भी पुलिस के द्वारा इसको इग्नोर किया जाता है। इफेक्टिव रोल अगर हम लोग मजिस्ट्रेट का देखें, मजिस्ट्रेट है जिनके पास ये ड्यूटी है कि जो पुलिस की ओवर रीच है, पुलिस जो अपने पावर को बहुत ज़्यादा हद तक अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको प्रिवेंट करना चाहिए। अरेस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जो इंस्पेक्ट कर रहे हैं वो वेलबिंग हो या ना हो, ठीक है, वेलबिंग होना चाहिए। इंश्योर करना चाहिए कि राइट टू काउंसिल हो जो कि अवेलेबल हो सस्पेक्ट के लिए, और साथ ही साथ ये पॉसिबल भी होना चाहिए परसुएंस में, और ये आर्टिकल 22 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है। इंश्योर पुलिस अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जैसे कि आप देखो कि पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी को इंश्योर करना है कि वो यहाँ पे सेटअप करे अकॉर्डिंग टू द प्रकाश सिंह केस जो 2006 में कहा गया था, और यहाँ पे जो ट्रांसफरिंग पुलिस है उसकी जो प्रैक्टिस है उसको एंड करना है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि ये तो कॉमन है कि अगर यहाँ पे आप पॉलिटिशियन का बात नहीं मान रहे हो तो पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उनको इंडिपेंडेंट काम करने नहीं दिया जाता, पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी क्या है कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनल अफेयर को ऑथराइज करना है, और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए स्टेट लेवल पे कि वो यहाँ पर रैंडम कंडक्ट करे और सरप्राइज चेक करे पुलिस के ऊपर कि वो लॉकअप में किसको रख रहे नहीं रख रहे। तो इस तरीके का काम होना चाहिए जिससे कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ पाए। ओके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए साइंटिफिक मेथड में जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हो, तो ट्रेन करना है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, वो भी मॉडर्न तरीके से और सही तरीके से करना है कि वो ऐसा काम नहीं करे। बॉडी कैमरा जैसे कि वन यूज्ड इन द USA और यहाँ पे UK में आपको देखने को मिलेगा, जो पुलिसमैन को बीट करने के लिए यहाँ पे रखा जाता है, और ये पुलिस रिस्ट्रेंट के लिए इंश्योर किया जा सकता है। टेक्निक है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो कि नार्को एनालिसिस है, वीडियो रिकॉर्डिंग है इन्वेस्टिगेटर का, CCTV होना चाहिए पुलिस स्टेशन के अंदर, तो ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना चाहिए जिससे ये पता चल सके कि कस्टोडियल डेथ हुआ है तो उसके पीछे कौन कौन से पुलिस रिस्पॉन्सिबल है। रोबोस्ट यहाँ पे विटनेस प्रोटेक्शन रिजीम होना चाहिए, जो विटनेस है उनको तो प्रोटेक्शन देना ही है क्योंकि कस्टोडियल किलिंग की जो विक्टिम्स होते हैं वो यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉ कमीशन के द्वारा भी 198 और 273 जो रिपोर्ट है उसमें ये रिकमेंड किया गया था। तो ये सारे जो काम करना है बिल्कुल ज़रूरी है, और ये अगर जब तक नहीं होगा, पुलिस रिफॉर्म जब तक नहीं होगा, तब तक हमारे यहाँ इस तरीके की केसेस जो है आगे भी बढ़ते रहेगी। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि कोर कमेटी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कोर कमेटी है जो कि पुलिस ट्रेनिंग के ऊपर बनाया गया है, और राइब्रो कमेटी है जो कि पुलिस रिफॉर्म के ऊपर है,
है, पद्मनाभ भैया कमेटी है जो कि पुलिस रिफॉर्म के ऊपर है, मालिमत कमेटी है जो कि रिफॉर्म है जुडिशियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, सेकंड IRC रिपोर्ट है जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया गया है। तो इतने लोगों के द्वारा दिया गया, आज से नहीं 1971 से दिया गया है, लेकिन अब तक इन सारे बातों को जो है साइड में रखा गया, अब तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और ये आप देखोगे कि पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th आर्टिकल के 7th शेड्यूल के अंदर आपको 3 लिस्ट देखने को मिलता है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो उसी में स्टेट लिस्ट में आपका आता है पुलिस, क्योंकि यहाँ पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो स्टेट लेजिस्लेचर को है। फाइनली ये एम्फेसाइज किया जाता है कि डेथ जो यहाँ पे टॉर्चर के कारण होता है ये सिंपली एक क्रिमिनल एक्ट है, जहाँ पे अभी भी कोई अथॉरिटी नहीं देखने को मिलता, यानी कि किसी भी अथॉरिटी को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि एब्सोल्युटली ये ज़ीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो टॉलरेंस यानी कि ज़रा सा भी टॉलरेंस नहीं किया जाएगा किसी भी कस्टोडियल डेथ का, जिससे कि आपका टॉर्चर के कारण किसी का भी डेथ हो रहा है तो इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ना ही इसको टॉलरेट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। आई थिंक कि एक हॉलिस्टिक वे में आपको जो कस्टोडियल वायलेंस है, कस्टोडियल डेथ है, उसके बारे में हर एक चीज़ आपको मिल गया, फैक्ट्स एंड डेटाज में मिल गया फॉर प्रीलिम्स, फॉर योर मेंस एंड फॉर योर इंटरव्यू। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करें तो यानी कि जो डिस्प्यूट अगर होता है उसको रिजॉल्व करना है वो भी ऑनलाइन, क्योंकि कोविड के कारण आप लोग देख रहे हो कि हर कुछ ऑनलाइन फोकस्ड हो गया है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी हम यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो रिसेंटली जो है ये ऑनलाइन डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन है उसको एडवांस किया जा रहा है इंडिया में, और इसमें कौन कौन इंक्लूड है, तो नीति आयोग के जो CEO है उनके द्वारा ये इंक्लूड है और बता रहे कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करना है। तो व्हाट इज़ दिस ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन? अब ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक तरीके का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का फॉर्म है, जिसमें कि आपका नेगोशिएशन इस्तेमाल किया जाएगा, मीडिएशन होगा, आर्बिट्रेशन टेक्निक होगी, जिसमें कि कोई भी डिस्प्यूट होगा उसको यहाँ पे आपका रिजॉल्व करना है, और ये जो है इंटरनेट और ICT के हेल्प से। मतलब कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ और उस साइड आप लोग हैं, हमारे बीच कुछ डिस्प्यूट हो गया, कोई भी टॉपिक को लेके कला हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि मैं कुछ गलत पढ़ा दी और एक टॉपिक को लेकर आप लोग जो है मुझ पे झड़प गए कि मैम आप गलत पढ़ाए हो, कैसे गलत पढ़ा सकते हो, ये गलत पढ़ा रहे हो। मैं यहाँ पे अपोलोजाइज़ कर रही हूँ कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि हर कोई यहाँ पे भगवान नहीं है, मैं भी आप लोग की जैसी हूँ। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं सोचती कुछ और हूँ लेकिन मेरे मुँह से कुछ और निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाना जो रहता है समटाइम्स जो है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो इस चीज़ को मैं एडमिट करती हूँ, अपोलोजाइज़ भी करती हूँ आप लोग से कि, और ये भी कोशिश करती हूँ कि अगेन आगे ये रिपीट ना हो। लेकिन आप लोग यहाँ पे मेरे से बिल्कुल लड़ जाओ, मैं भी अपने बातों से अड़ जाऊँ, तो क्या होगा कि हमारे बीच एक डिस्प्यूट हो जाएगा। अब इस चीज़ को रिजॉल्व करना है तो ये भी ऑनलाइन किया जाएगा। अब मान लीजिए कि नीति आयोग जो है हम लोगों की बातों को सुनेंगे, नेगोशिएट करेंगे, मीडिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना, मान लीजिए कि आप अपना पक्ष रखोगे, मैं अपना पक्ष रखूँगी, और फिर नीति आयोग हमारे बीच जो है सलाह मशवरा कराएंगे, जो भी डिस्प्यूट है उसका रिजॉल्व हुआ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके होगा, डेटा मैनेजमेंट टूल को एम्प्लॉय किया जाएगा कि यहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, एफिशिएंसी हो, यानी कि अच्छा खासा जुडिशियल प्रोसेस जो है चल सके, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि मॉडल जो भी यहाँ पे ODR के अंदर है, यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंदर है, तो 2 टाइप की मॉडल देखने को मिलेगी, एक है ऑप्ट इन मॉडल, एक है ऑप्ट आउट मॉडल। तो ऑप्ट इन मॉडल है जिसमें कि ऑप्शंस जो है ना वो यहाँ पे मीडिएशन के लिए जो है वॉलेंट्री है, जिसको लेना है वो ले सकते हैं। और ऑप्ट आउट जो मॉडल है ये मैंडेटरी है, किस चीज़ के लिए, कि आपको यहाँ पे मीडिएशन में आना ही है एटलीस्ट 1 सेशन, यानी कि एक सेशन तो होना ही है, जिसमें कि आप लोग को मीडिएशन के लिए सलाह मशवरा के लिए जो है मतलब कि आप लोग का जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म करने के लिए आपको मैंडेटरी है कि आना ही होगा, ठीक है। तो दोनों के बारे में याद रखना है, ये एक वॉलेंट्री है, यानी कि आना है तो आइए, नहीं आना तो मत आइए, लेकिन फिर ऑप्ट आउट जो मॉडल है इसमें आना ही होगा। फोकस क्या किया जा रहा है? फोकस किया जा रहा है कि पहले जितनी भी डिस्प्यूट है ना, जितना भी कला है, जितना भी प्रॉब्लम है, उसको ख़त्म करना है कि नहीं, क्योंकि ये जितना जल्दी ख़त्म होगा उतनी चीज़ें शॉर्ट आउट जल्दी होगी। तो जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, इससे आप देखो कि ये ओपन होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई करप्शन हो, ऐसा नहीं है कि आप बायस्ड हो जाओ, एक ही पार्टी की बात सुनो, दूसरी पार्टी को नेग्लेक्ट कर दो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी है। सेकंड है कि डिस्प्यूट कंटेनमेंट एंड अवॉइडेंस भी है, फैसिलिटेट एंड इंश्योर करना है ODR के थ्रू कि जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेज तक नहीं पहुँचे या फिर डिस्प्यूट के स्टेज तक नहीं पहुँचे, और इसको उससे पहले ही रिजॉल्व कर लेना है। तो फोकस यहाँ पे किया जाएगा कि सबसे पहले जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना है, और जो डिस्प्यूट है उसको आगे बढ़ने से पहले जो है उसको ख़त्म करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। तो ODR जो है मोर सुइटेड है यहाँ पे बताया जा रहा है कंप्लेन के लिए, जो कि लो वैल्यू है, हाई वॉल्यूम है, और ये यूज़र और जो एक्सेस टू इंटरनेट है उनके साथ यहाँ पे अगर यूज़र्स के बीच में हो रहा है, और यहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस करके ही इसको जो है शॉर्ट आउट किया जाएगा। ODR का बेनिफिट क्या है, एक सेकेंड,
इससे पहले आप लोग यहाँ पे स्टेप्स देखिए ODR का, जो कि आपको ईजी हो पाएगा आपको समझने में। सबसे पहला क्या है कि वन पार्टी अप्रोच करेंगे। मान लीजिए कि मैंने अप्रोच कर लिया ODR फर्म्स को, उसके बाद फर्म जो है वो रीच आउट करेंगे दूसरी पार्टी, यानी आपके पास वो जाएंगे। नीति आयोग को मैं यहाँ पे अप्रोच कर रही हूँ, नीति आयोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद दोनों पार्टीज़ जो है एग्री होंगे, यानी आप भी एग्री होंगे, मैं भी एग्री होंगी कि ठीक है चलो आर्बिट्रेशन रूल्स को, यानी कि जो भी यहाँ पे सलाह मशवरा कराना है उसके लिए एग्री हो गया। उसके बाद आर्बिट्रर जो है अपॉइंट होंगे, यानी कि जो हमारे बीच सलाह मशवरा करेंगे उसको अपॉइंट किया जाएगा कि भैया आप आइए, इस तरीके के प्रॉब्लम को आप बेटर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद टाइम स्टैंड इनिशिएशन होगा, जो कि हमें मेल या व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगा। हमें बताया जाएगा कि इस टाइम में आप दोनों को प्रेजेंट होना है, इतने टाइम में जो है हमें इस चीज़ को शॉर्ट आउट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेक्शन होगा, हम लोग सब कोई ऑनलाइन आएंगे, जैसे कि ऑनलाइन आप लोग देखते हो व्हाट्सएप कॉलिंग होता है वगैरह, वीडियो कॉलिंग होता है, तो उस तरीके से मैं भी ऑनलाइन आऊँगी, आप लोग आओगे, साथ ही साथ जो आर्बिट्रर है जो हमारी जो है जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कराएंगे वो भी ऑनलाइन आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वर्डिक्ट दिया जाएगा, यानी कि 1 मंथ में हमारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे वो, और 1 मंथ में वो अपना वर्डिक्ट दे देंगे। तो ये स्टेप है, समझिए काफ़ी सिंपल है, क्योंकि ये समझ सकते हो आप लोग ऑनलाइन सारी चीज़ें चल रही है। तो इससे बेटर क्या होगा, इससे बेटर बेनिफिट ये होगा कि जो केसेस की पेंडेंसी है वो कम हो पाएगी, क्योंकि ऑनलाइन जो आप डिस्प्यूट देखते हो ना, वो हमारे कंट्री में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा है। ज़मीन को लेकर डिस्प्यूट है, चाहे हर एक चीज़ में आपको हर एक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आपका डिस्प्यूट है, हर एक चीज़ को लेकर डिस्प्यूट है। आप देखोगे कि 4.56 जो मिलियन और 31 मिलियन जो केसेस है ना, वो आज की डेट में 4.56 मिलियन जो है केसेस जो पेंडिंग है वो हाई कोर्ट में है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखें तो 31 मिलियन जो है केसेस आपका पेंडिंग है। अगर ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के हिसाब से देखें, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड क्या है, ये वो ग्रिड है जिसमें कि आपके सारे डेटा को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, इकट्ठे रखा जाता है। फोकस होगा कॉम्प्लेक्स केसेस में, यानी कि इससे क्या हो पाएगा ना कि जो हाई वॉल्यूम का डिस्प्यूट है, यानी कि कोर्ट के बाहर जो आपका हो रहा है उस पर ज़्यादा फोकस हो पाएगा, उसको जल्दी हम लोग रिजॉल्व कर पाएंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, क्योंकि आप लोगों को पता है बिजनेस करने के लिए भी जो है बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस के लिए परमिशन लेना, एक कॉन्ट्रैक्ट परमिट कराना, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होता है। तो मे भी ऐसा डिस्प्यूट को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, जिससे कि लोग जो है सही तरीके से हमारे यहाँ जो है बिजनेस कर सके। और हमारी जो यहाँ पे रैंकिंग है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है हर एक साल, तो उसमें हमारी इंप्रूव हो सके। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि इस तरीके का अगर आप समझ सकते हो कि ऑनलाइन अगर रिजोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं जो है सेटिस्फाई तो होंगे कि चलो ठीक है ऑनलाइन भी जो है इस तरीके का रिजोल्यूशन हो जाएगा। इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी है, क्योंकि आप लोग देखो कि जो प्रोसीडिंग होगा वो इलेक्ट्रॉनिक रूम में होगा, जिससे क्या होगा कि ट्रैवल लोग कम करेंगे, कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पे कम हो पाएगा। यानी कि अगर हम लोग कोर्ट जाते हैं तो ऑब्वियस है मैं किसी व्हीकल से आऊँगी, आप लोग व्हीकल से आओगे, जो आर्बिट्रर है वो भी व्हीकल से आएंगे हाई कोर्ट में, और इससे क्या होता है ना कि इन्वायरमेंट जो है बर्स्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा कंजेशन में जो है कार्बन की जो इमिशन है वो व्हीकल से बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि हमारी एटमॉस्फेयर में आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। तो ये सारी हमें यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिला। ODR जो है एक तो बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है, आप आराम से अपने कंफर्ट जोन में बैठकर जो है ऑनलाइन आ सकते हो। ट्रांसपेरेंट भी है, कोई भी किसी भी तरीके का धोखाधड़ी नहीं चल रहा है, मैं आपको देख रही हूँ, आप मेरे को देख रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे आर्बिट्रर है जो कि फेस टू फेस बात भी कर रहे हैं। फास्टर ऑप्शन है, यानी कि इससे क्या होगा कि जल्दी भी हो सकता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग देखते हो कि डेट दिया जाता है हाई कोर्ट में, तो दोनों पार्टी जो है सेम टाइम में नहीं आते। समटाइम्स क्या होता है कि एक पार्टी गैप कर देते, वो नहीं आते, फिर एक पार्टी आते, तो इस तरीके से तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख आपका बढ़ते जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो प्रोविज़न हम लोग लेकर आ रहे हैं, क्या ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, या फिर हम लोग फर्स्ट है ऐसे कंट्री? हम लोग फर्स्ट नहीं है। ये जो ई-कॉमर्स कंपनी है ना US में, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था ODR, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो भी अर्ली 2000 में ही। मतलब आप लोग समझ सकते हैं हम लोग 2020 में, और वो 2000 में ही कर चुके हैं, 20 साल के बाद। तो कंट्री कोर्ट जो है वो मैंडेट करती है कि ODR फर्स्ट स्टेप है, यानी कि आप कोर्ट में आने से पहले जो है ना ODR में कोशिश कर लीजिए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है। अगर आपको लगता है कि ये बड़े पैमाने पे है, ऑनलाइन रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, देन यू विल कम टू कोर्ट, ओके। उसके बाद यूरोपियन यूनियन में आप देखोगे ये मैंडेटरी है सारे ऑनलाइन ट्रेडर्स को कि वो यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करे EU के ODR प्लेटफॉर्म में। तो आप समझ सकते हो कि यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा आप लोग को एक यूनियन देखने को मिलेगा, जिसमें कि यूरोपियन कंट्री है, उनका अपना खुद का करेंसी होता है, वो लोग आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा।
इंग्लैंड में बात करें तो टैक्स इंसेंटिव्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है केसेस के लिए, जो कि मीडिएशन के साथ होता है और ये भी आपका जो है ओडीआर के ही अंदर होता है। तो देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर रही है, तो इसलिए हम लोग भी अपने कंट्री में इस तरीके के जो टेक्निक है, ऑप्शन है, उसको ज़रूर हम लोग ऑप्ट करेंगे। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन तो है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ जो है हर चीज़ की फैसिलिटी और हम लोग आराम से इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नो, सबसे पहला तो है इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, क्योंकि आप लोग देखो कि हाई स्पीड इंटरनेट की कमी होती है। आप लोग वीडियो कॉल भी जब किसी के साथ करते हो तो एक्सपीरियंस करते होंगे कि सामने वाले की इंटरनेट अच्छी नहीं चल रही है, समटाइम उनकी वीडियो पॉज हो जाती है या फिर रिकनेक्टिंग में ही रह जाती है। तो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ हाई स्पीड इंटरनेट होने का, लेटेस्ट जो ऑडियो और वीडियो इक्विपमेंट है ये नहीं हमें मिल पाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। साथ ही एडीआर के जैसा अगर हम लोग देखें तो ओडीआर भी जो है वो बेस्ट सूटेड है कि सिर्फ सर्टेन टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट ही यहाँ पे रिजॉल्व हो पाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सारे टाइप के डिस्प्यूट नहीं रिजॉल्व किया जा सकता है, एक लिमिटेड ही यहाँ पे डिस्प्यूट आपका रिजॉल्व होगा। प्रोसीजर इशू अगर देखें तो कुछ केसेस में आप देखोगे कि डिस्कवरी, इंट्रोग्रेशन, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि चीज़ों को देखे, समझे, जाकर फिजिकली उसको समझे, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। डिफ़िकल्टी है यानी कि ऑनलाइन अवॉर्ड इन्फोर्समेंट करने के लिए यहाँ पर डिफ़िकल्टी है। जो ऑर्डर दिया जाता है कि कुछ सब्जेक्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, और यहाँ पे एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है ना उसमें भी डिले देखने को मिलेगा। कुछ अदर चैलेंजेस अगर हम लोग देखें तो प्राइवेसी और जो डेटा सिक्योरिटी है, कैसे, तो ये आपका साइबर थ्रेट बढ़ते जा रहा है, तो ये भी आपका प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि हम लोग जो बाद में आपस में बात कर रहे हैं, जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है, तो मे बी यहाँ पे आपका फोर्थ पार्टी हो जो कि किसी तरीके से हमारे इस रिकॉर्ड कर ले, और या फिर हमें हमारी जो है हैक कर ले। आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा जो है आज के डेट में हैक होता है, वीडियो कॉल भी हैक होते हैं, सो ये भी हो सकता है, साइबर थ्रेट हो सकता है। डिजिटल लिटरेसी की कमी है, बहुत सारे तो ऐसे लोग हो गए जिनको ऑनलाइन आना ही नहीं, ऑनलाइन समझ ही नहीं आता है, वीडियो कॉलिंग कैसे करे या फिर कैसे इसको ज्वाइन करे, ऑनलाइन कैसे इसको जो है प्रोसीड करे, ये नहीं समझ में आता होगा। लोगों का ही नहीं, आर्बिट्रर को भी नहीं आता होगा। जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने आते होंगे वो लोग भी तो काफ़ी एजेड होते हैं, तो उन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम, अनकम्फर्टेबल वाला सीन होता है। तो ये भी एक देख सकते हैं। लैक ऑफ इनफ यहाँ पे आर्बिट्रेटर्स हैं, यानी कि आर्बिट्रेटर्स की भी कमी है जो कि आपका सलाह मशवरा करा सकते हैं या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करा सकते हैं, तो ऐसे लोगों की भी कमी है। बिल्डिंग ट्रस्ट, यानी कि कंज्यूमर पे ट्रस्ट करना। जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे गलत नहीं पढ़ाई हूँ, मुझसे गलती हो गया, बट इस चीज़ को कितना वो ट्रस्ट कर सकते हैं, और आप लोग अगर बोलो कि नहीं मैं गलत ही पढ़ाती हूँ, गलत ही पढ़ाती हूँ, तो आपके ऊपर वो कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप मेरे चैनल को डाउन करना चाहो या फिर आप लोग मेरे एंटी हो कोई, तो ऐसा भी तो होता है ना कि कोई किसी के ऊपर आरोप लगाकर गलत तरीके से उसका जो है इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आज की भी डेट में प्रॉब्लम बताया जा रहा है। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि लोक अदालत को इनकरेज करना चाहिए। बिल्कुल, मुझे भी ये बहुत अच्छी पॉइंट लगी कि हम लोग को लोक अदालत को यहाँ पे इंकरेज करना चाहिए कि वो ओडीआर प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करें, जिससे कि वो लोक अदालत को ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं। साथ ही नालसा भी है, नालसा भी यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं, स्टेट लीगल सर्विस भी यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे कि ओडीआर इंस्टीट्यूशंस जो है वो इसके साथ इंगेज हो। कोर्ट मैंडेटेड मेडिएशन जो किया जाता है कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, तो वो भी यहाँ पे होस्ट किया जा सकता है ओडीआर प्लेटफॉर्म में, और ये मोर कंसिस्टेंट होगा, डीपर रीच होगा कि हम लोग इंडियन सोसाइटी तक पहुँच पाएंगे। प्राइवेट प्लेयर्स को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स के पास जो है ना इजीली एक्सेसिबल होता है, यूज़र फ्रेंडली होते हैं, खर्चे ज़्यादा नहीं होते और इफ़िशिएंट होता है कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके अच्छे तरीके से। लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। लोगों को तो पता ही नहीं होता कि इस तरीके का भी ऑनलाइन प्रावधान दिया जा रहा है कि वो लोग जो है अपने किसी डिस्प्यूट को वो रिजॉल्व कर सकते हैं ऑनलाइन। तो लोगों के पास ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन की और लोगों की अवेयरनेस की कमी है, तो जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को बताना है, वो भी लोकल कम्युनिटीज़ की हेल्प करके या फिर आशा वर्कर्स की हेल्प से। तो लोगों को ये इस तरीके की चीज़ का भी जो है ना ज्ञान देना ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप लोग देख सकते हो कि एक नया चीज़ हमारे यहाँ आ रहा है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो काफ़ी बेटर है ये। हम लोग देख चुके हैं कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है क्या, इसमें क्या क्या मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है, किस टॉपिक पे फोकस किया जाएगा, बेनिफिट क्या है, लिमिटेशन क्या है, ऑल ओवर द कंट्री में किस तरीके से चल रहा है, कौन कौन कंट्रीज़ को अडॉप्ट की हुई है ऑलरेडी, और वे फॉरवर्ड में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द डे जो कि है 5th एनिवर्सरी ऑफ अर्बन मिशन। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे मिशन है जिसमें कि 5th एनिवर्सरी है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले वन सेकेंड प्रधानमंत्री आवास योजना जिसकी 5th एनिवर्सरी है। उसके बाद देखेंगे अमरूट। बहुत सारे ऐसे आपके जो
मैं कहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्कीम है जो कि 2015 में स्टार्ट किया गया था। ओके, क्योंकि फर्स्ट बार जो है बीजेपी की सरकार आपकी बनी थी, तो फिर 2015 में बीजेपी की सरकार तो 2014 में बनी थी, बट 2015 में बहुत सारे स्कीम लाए गए थे, तो इसलिए 2020 में इसके 5 साल हो गए। तो सेकंड हम लोग अमरूट देखने वाले, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, तो ये 3 जो यहाँ पे आपकी स्कीम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी 5th एनिवर्सरी हो चुकी है, तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है जिनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 5th एनिवर्सरी, और इसमें आपका जो है यहाँ पे पीएम आवास योजना है अर्बन, और ये देखिए 2 तरीके की आवास योजना है, अर्बन और रूरल, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे अर्बन का क्योंकि अर्बन मिशन देख रहे हैं, अमरूट है, साथ ही साथ स्मार्ट सिटी मिशन है। तो एक एक करके देख लेते हैं कि स्कीम क्या है, इसमें की इनिशिएटिव क्या क्या था, चैलेंजेस क्या क्या है, अभी आगे और क्या चैलेंजेस है, तो ये सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं। तो पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो इस स्कीम के बारे में देखें तो सबसे पहला आप लोग समझ सकते हो आवास योजना यानी कि घर प्रोवाइड करना है, पक्का हाउस प्रोवाइड करना है, और ये सारे बेनिफिशियरीज हैं जो कि अर्बन इंडिया में रहते हैं, और इनको जो पक्का हाउस प्रोवाइड करना है ये 2022 तक का टारगेट है, यानी कि अभी भी 2 साल हाथ में है। और विजन था कि हाउसिंग फॉर ऑल, जैसे एजुकेशन फॉर ऑल है वैसे ही हाउसिंग फॉर ऑल है। कौन कौन एलिजिबल बेनिफिशरीज है, किनको किनको इस तरीके का पक्का हाउसेस मिलने वाला है? तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं ना, उनको यहाँ पे दिया जाएगा। जो लो इनकम ग्रुप है जिनकी इनकम यहाँ पे बहुत ही कम है, तो उनको यहाँ पे दिया जाएगा। मिडिल इनकम ग्रुप वाले भी लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। एनुअल इनकम कैप लगाया गया है कि अगर 3 लाख है और 3 से 6 लाख है LIG और 6 to 18 लाख है MIG, तो उनको यहाँ पे जो है इस तरीके का बेनिफिशरीज का खिताब दिया गया है। की इनिशिएटिव क्या है, इसमें सरकार के द्वारा ये रखा गया है कि 4000 सिटी से भी ज़्यादा जो है इस मिशन में इंक्लूड किया गया है, और 1 करोड़ हाउसेज जो है वो सैंक्शन की गई है। इसमें एम्प्लॉयमेंट भी दिया गया है, 1.65 करोड़ पर्सन से भी ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, और ये फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड लिंकेज है उसके थ्रू यहाँ पे आपका जनरेट किया गया है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस है जो कि यहाँ पे सब मिशन जो लॉन्च किया गया एज अ सब मिशन है, और यहाँ पे आपका जो है ना EWS और जो LIG कैटेगरी है उसके थ्रू जो है लोगों को यहाँ पे ईज़ ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना है, जिसमें कि लेबरर है, अर्बन पुअर है, इन लोगों को यहाँ पे घर देना है। ठीक है, लाइट हाउस LHP की अगर बात करें तो ये है लाइट हाउस प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे आपका ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंजेस इंडिया के अंदर है, जिसको 6 स्टेट में आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसका बेसिक एम यही है कि यहाँ पे आपका आइडेंटिफाई करना है और मेन स्ट्रीम लेकर आना है इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का, और साथ ही साथ अंगीकार कैंपेन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। अंगीकार कैंपेन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे एम है कि एक अवेयरनेस लेकर आना है बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या है कि लोगों को बताना है कि वाटर को कैसे आपको इस्तेमाल करना है, एनर्जी कैसे कंजर्व करनी है, सैनिटेशन साफ सफाई पे ध्यान देना है, वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, और ये बिहेवियर चेंज और कन्वर्जेंस को ही लॉन्च करके हो सकता है। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि अब तक जो हमारी बिहेवियर थी कि हम लोग को बस जहाँ खाए वहीं फेंक दिए, सड़क पे चल रहे केले खाए छिलके फेंक दिए, ठीक है, कुछ भी खाए, या फिर कुछ पैकेट जो फूड खाते हैं उसको कुरकुरे वगैरह लेस ऐसे ही फेंक दिए, तो ये काम नहीं करना है, हमें अपना बिहेवियर को चेंज करना है। हमें जहाँ भी उसको रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, पैकेट में रख लीजिए, जहाँ पे भी आपको डस्टबिन दिखे वहाँ पे आप लोग फेंकिए, ये ज़रूरी है। और ये सरकार नहीं करेगी, ये हम जैसे लोग करेंगे। अगर हम अपने बिहेवियर में चेंज ले आए ना, एक इंडिविजुअल अगर अपने बिहेवियर में चेंज ले आए, तो काफ़ी तरीके का चेंज जो है ना हमारे सोसाइटी में देखने को मिलेगा। और सोसाइटी को साफ सिर्फ हम कर सकते हैं, सरकार तो सिर्फ मिशन ला सकती है ना, लेकिन हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने सोसाइटी को, अपने घर को, अपने देश को साफ रखने में, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है ये समझते हैं। अगर हाउसिंग डिमांड देखें जो कि 1.12 करोड़ है, तो सिर्फ यहाँ पे हाउसिंग डिमांड जितना ज़्यादा है ना उससे बहुत कम है, सिर्फ 30% अब तक कंप्लीट किया गया है, 34 लाख तक, तो बहुत ही ज़्यादा पीछे हम लोग चल रहे हैं। साथ ही मोर देन 85% जो सैंक्शनड हाउस है वो स्टेट में है अदर देन नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट। मतलब आप लोग समझ सकते हो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है लोगों को नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, जिसमें कि आपके अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे स्टेट आते हैं, त्रिपुरा वगैरह, लेकिन वो सारे स्टेट को छोड़ के। और हिली स्टेट कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपका जो है उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो ये सारे स्टेट को छोड़कर हम लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं, तो अदर स्टेट को ध्यान दे रहे हैं। मोर देन 85% अंडर फंडिंग है, यानी कि फंडिंग भी पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। अनअवेलेबिलिटी है, यानी कि लैंड की, ज़मीन की कमी देखने को मिल रही है। हायर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखने को मिल रहा है। अर्बन एरिया में अगर आप घर बनाते हो तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे गवर्नमेंट को देखने को मिल रहा है।
सेकंड आते हैं अमरूट। अमरूट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि यूनिवर्सल वाटर सप्लाई करनी है। हर एक लोगों के पास जो है, हर एक लोगों के घर तक जो है ना वाटर सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर पानी नहीं मिल रहा है लोगों को 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर अगर चल के पानी कहीं लाने के लिए जाना आना पड़ रहा है, तो आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि 24 घंटे में लोग जो है कितना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर घर तक पानी पहुँचेगा तो लोग उस टाइम का यूटिलाइज़ करेंगे एक बेटर अपने बेटरमेंट के लिए, है कि नहीं। तो वाटर सप्लाई तो सबको मिलना चाहिए। जो सीवरेज नेटवर्क है उसको इम्प्रूव करना है। चिल्ड्रन और जो दिव्यांग फ्रेंडली है वो यहाँ पे लेकर आना चाहिए। आप लोगों को देखने को मिलता है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, दिव्यांग जो लोग होते हैं ना, उनके साथ थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है, उनको उनके साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं किया जाता है। बट ज़रूरत सबसे ज़्यादा उन्हीं को है, उनको उनके साथ हम लोग को अच्छे से बिहेव करना है, उनकी नीड को हम लोग को समझना है और जहाँ तक हो सके हेल्प भी करना है। तो यहाँ तक रीच करने का यहाँ पे बात किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कि इंप्रूवमेंट है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का और नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट का। साथ ही साथ यहाँ पे 500 सिटीज़ को इसको कवर किया गया है। मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे अमरूट के अंदर जो है ना आपका कवर किया गया है, क्योंकि ये अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही बात किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जब से लॉन्च हुआ है 78 लाख वाटर टैप कनेक्शन हो चुकी है, 45 लाख सीवरेज एंड सेप्टिस कनेक्शन हो चुके हैं जो कि अब तक प्रोवाइड किया गया है, विच इज़ वेरी गुड। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम भी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है 444 अमरूट सिटीज़ में, और इसका एम यही है कि ओवरऑल जो टाइम टेकन है, यानी कि प्लान को बिल्ड करने में जो अप्रूवल के लिए टाइम टेकन लिया जा रहा है उसको कम करना है। वाटर एटीएम इंस्टॉल किया गया है जिसमें कि ड्रिंकिंग वाटर जो है बहुत ही सस्ता है, 1 रुपीज़ पर लीटर है, और फैसिलिटेट किया गया है लोगों को कि वो 24/7 जो है क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हैं। तो जैसे मनी एटीएम होता है वही यहाँ पे वाटर एटीएम भी लगाया गया है। फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि लो कॉस्ट ऑप्शन है ट्रीटमेंट के लिए, जो कि फीकल स्लज होते हैं, सिप्टेज होते हैं, यानी कि आप लोग जो इस तरीके का जो आपका घर का जो कचरा निकलता है, जो आप लोग टैंक वगैरह देखते हो जो होता है, उसको भी अच्छे तरीके से क्लीन करना है। कैपेसिटी क्रिएट किया जा रहा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें कि वाटर रिसाइकलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। एनर्जी एफिशिएंट जो एलईडी स्ट्रीट लाइट है उसको इंस्टॉल करना है। आप लोग भी देखे होंगे कि आप जिस भी स्टेट के स्ट्रीट में रहते हो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, जिससे कि एक अच्छा खासा जो है हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर सकें। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी चैलेंजेस है। चैलेंजेस क्या है कि टारगेट अभी तक अचीव नहीं किया गया है। मोर प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया गया है ग्रीन स्पेस में, और इसको अभी तक पूरी तरीके से कवर नहीं किया गया, जितना टारगेट है उस तक नहीं पहुँचे हैं। इम्बैलेंस देखने को मिलता है कि किस तरीके से लोग जो है ना अर्बन लोकल बॉडीज़ काम कर रहे हैं और उनको फाइनेंस कितना दिया जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे कंट्री में यही होती है ना कि लोगों को सरकार लेकर आ जाते हैं, लेकिन प्रॉपर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती, और टाइम टू टाइम जितनी फंडिंग होनी चाहिए वो रिलीज़ नहीं हो पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट है यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो एम था कि कुछ सिटीज़ को यहाँ पे स्मार्ट बनाना है और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है सिटीजन्स को प्रोवाइड करना है। कवरेज कितना है, 100 सिटीज़ को चूज़ किया जाएगा। स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पे जो है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट करना है, वो भी स्मार्ट सिटी मिशन बनाने के लिए। सिटी इंप्रूवमेंट करना है, रीडेवलपमेंट पे ध्यान देना है, और सिटी एक्सटेंशन करना है, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। पैन सिटी इनिशिएटिव है, यानी कि स्मार्ट सॉल्यूशन लेकर आना है और लार्जर पार्ट ऑफ द सिटी को कवर करना है। अब तक क्या किया गया है और कितना की इनिशिएटिव है, यहाँ पे रखा गया था कि 5151 प्रोजेक्ट्स है, जिसका यहाँ पे वर्थ कितना है तो 2 लाख करोड़ है, जिसको अप्रूव किया गया है। इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सिस्टम है जो कि इस मिशन के अंदर आपका डेवलप किया गया है, जिससे कि कोविड-19 की जो क्राइसिस है उसको मैनेज करने में हेल्प हो सके। स्वच्छ भारत स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो यहाँ पे सिटीज़ को काफ़ी हेल्प किया गया, जिससे कि अगर ये फाइनेंस रेज करना चाहते, फंड रेज करना चाहते तो इसके लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड भी लाया गया है। स्मार्ट रोड यहाँ पे बनाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को यूज़र्स को बहुत ही फ्रीली वो इसका इस्तेमाल करें और आराम से जो है वो ट्रैवल करें। स्मार्ट सोलर एनर्जी की यहाँ पे प्रावधान लिया जा रहा है, जिससे कि एटलीस्ट 10% जो एनर्जी है ना वो सोलर से है, और एटलीस्ट 80% जो बिल्डिंग है वो यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट हो। स्मार्ट वाटर होना चाहिए, लोगों को 24/7 वाटर सप्लाई हो, और वो भी परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट से। अगर यहाँ पे चैलेंजेस देखें तो चैलेंजेस ये है कि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, यानी कि शॉर्ट ऑफ टारगेट जितना है उसके कम में अभी देखने को मिल रहा है कि टारगेट अचीव नहीं हुआ है। सिर्फ 30% ही इस प्रोजेक्ट का टारगेट अचीव कर चुके हैं। हम लोग इसको अलग से भी एक बार डिस्कस किए थे किसी मंथ में, मुझे लगता है कि मार्च या फिर अप्रैल मंथ की ही ये हम लोग डिस्कस किए स्मार्ट सिटी मिशन की क्या क्या लूप होल है, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो यही बात है कि टारगेट से बहुत पीछे है स्मार्ट सिटी मिशन, और जिस तरीके से इसमें बात किया जा रहा था उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट 5th एनिवर्सरी ऑफ सम स्कीम्स, जिसमें कि आप लोग को ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, सेकंड इज़ अमरूट है, थर्ड इज़ यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन है। तो सारे मिशन का थोड़ा बहुत आप लोग को अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे सरकार के ही अंडर में काम करने वाले हो, सरकार के
एडमिनिस्ट्रेटर हो, सरकार की जो भी आपकी प्रोजेक्ट होने वाली है उसको आप लोग ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करोगे, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सरकार की जितनी बड़ी बड़ी स्कीम है ना उसका क्या हालचाल है। ठीक है, ऐसे इग्नोर नहीं करना है, ऐसे बोर नहीं होना है ऐसे पढ़ने में, आपको पढ़ के जो है अपने आप को इम्प्लीमेंट अपने आप में ही इम्प्लीमेंट करना है कि अच्छा इस स्कीम में इतना बाकी है। तो आप अगर उस जगह पे अगर किसी भी जगह पे आप एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो आप कैसे इस चीज़ को लोगे, है ना, आप कैसे इस चीज़ को आगे लेकर चलोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से सोचना पड़ेगा, आपको अभी से एज्यूम करना होगा। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आई होप कि आपको ये लेसन हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो ही लाइक कीजिएगा, अदरवाइज मत लाइक कीजिएगा। ओके, सो मुझे मोटिवेट करने के लिए बस एक लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहली बार वर्चुअल बायलैटरल समिट हुआ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और काफ़ी ज़्यादा डील भी हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, तो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ज़रूर शेयर कीजिए गाइस। साथ ही साथ अगर फिर भी कोई डाउट कोई सजेशंस है तो यू आर फ्री टू कमेंट, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू। और इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी जो कि रिसोर्स पॉइंट के नाम से, तो मेक श्योर कि आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो। थैंक यू।